Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Yeah, Good afternoon. just give me a second. Good afternoon, ma'am. Hi, everyone. Okay, so any doubts? Because today is your last class, so we will start with taking up your doubts, or if you want me to repeat anything. So anything, बताओ. So one by one, maybe you can share your queries, or you can write in the chat box. या अगर कोई common doubt है, common topic दोबारा से करना है, then also let me know. Yeah, हेलो मैम, नीलम दिस साइड। yeah, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू। आपने बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया, हमारे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए। मुझे yeah. एक जो लास्ट क्लास में हमारी बात हो रही थी सॉल्ट के बारे में ना, कि आपने कहा था जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वो हमें यूज़ करना चाहिए उसकी। और Hmm. उसमें फिर हमने ये भी बात की थी कि अगर जो जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या जिनको किडनी का प्रॉब्लम है तो उसमें सॉल्ट इनटेक हम कम करते हैं। तो Yeah, लेकिन आयोडाइज सॉल्ट इज इम्पोर्टेंट। तो उसपे yeah. मुझे खाली ये पूछना था कि अभी जो नंबर ऑफ सॉल्ट्स बाकी हैं, जैसे रॉक सॉल्ट है, काला ये काला नमक है, नंबर ऑफ हिमालय सॉल्ट बहुत सब है। दे आर हाँ. सो मच एक्सपेंसिव, बट वो बोलते हैं कि वो बहुत हेल्दी रहते हैं। तो मतलब उनका रोल क्या है? हमको एक्चुअली थोड़ा मुझे उसका उसके ऊपर थोड़ा क्लैरिटी बताइए, क्या उसका यूज है। यूज इन अ सेंस कि देखो जो आपके ये पिंक सॉल्ट या वट एवर दूसरे नमक यू आर टॉकिंग अबाउट, दे आर रिच इन सम अदर टाइप ऑफ मिनरल्स. ओके, जैसे आप पिंक ओके। सॉल्ट की बात करो, रॉक सॉल्ट की बात करो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि दे मे बी रिच इन सम अदर टाइप ऑफ मिनरल्स. जैसे हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम उसमें ज्यादा होता है, कि बिकॉज आजकल हमारी अगर आप डाइट्स की बात करोगे, ठीक है, हम्म। सो वी आर एक्चुअली कॉम्पीटिंग विथ थिंग्स लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. हमारे साथ जो मेन मसला हो है कि हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक है दैट इज नॉट सफिशिएंट. ठीक है, हम्म। मिनरल्स हो गए उसके अंदर. तो जब आप ये बात करते हो ना कि ये दूसरे टाइप के सॉल्ट्स है, तो उसमें जो बाकी मिनरल्स का इंटेक है वो अच्छा होता है. नोबडी इज टेलिंग यू दैट डोंट हैव दैट. ठीक है, बट वी अच्छा। आर ऑल्सो नॉट प्रॉमिसिंग दैट कि भाई आप आयोडाइज नमक खाना बिल्कुल छोड़ दो, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हीं नमक की रिफाइनिंग के बाद हमने उसको आयोडीन किसी मकसद से डाला है. ठीक ओके। है, सो मतलब यू डू नॉट हैव टू कंप्लीटली स्किप आयोडाइज सॉल्ट, या उसका बिल्कुल उसको फ्लिप नहीं कर देना है. तो ओके। वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात है. ठीक है, तो अगर आप ट्रेस मिनरल्स की बात करोगे, बाकी मिनरल्स की बात करोगे, तो इट इज एन हेल्दियर ऑप्शन, यू कैन हैव दैट. राइट, बट विद ओके। स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन, येस यू नीड टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज अगर गवर्नमेंट लेवल पे इतना बड़ा ह्यूज कोई चल रहा है, तो मतलब कुछ तो हाँ। समस्या है ना, जिसको डील करने राइट। के लिए किया जा रहा है. राइट, और अगर वो खत्म हो जाएगी तो व्हाई विल गवर्नमेंट या अदर कंपनीज इन्वेस्ट इन आयोडाइजेशन ऑफ, बिकॉज़ फोर्टिफिकेशन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस. तो हमको क्या हम्म। पता कि हम उसको वो करके दे रहे हैं, और फिर जो गवर्नमेंट है उस पे सब्सिडी भी दे रहा है. सो पिंक राइट। सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, पाकिस्तानी नमक, व्हाटएवर सॉल्ट्स यू टॉक अबाउट, दीज आर नेचुरल हम्म। सॉल्ट्स. राइट, इसको बोला जाता है कि इनकी रिफाइनिंग नहीं की जाती है. एंड ऑब्वियसली इट इज ट्रू कि आप जितनी कम रिफाइंड चीजें खाओ दैट इज गुड फॉर यू, बट इट कैन नॉट बी अ राइट थंब हैंड रूल फॉर एवरीथिंग. ओके। ठीक तो है, दोनों सो को दैट मिक्स इज करके मतलब आप कर सकते हो, ऑल्टरनेट। क्योंकि उसमें ओके। देखो सोडियम कंटेंट थोड़ा कम रहता है बाकी सॉल्ट्स में. तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको कुछ हाइपरटेंसिव के इशू है, तो आप जो नॉर्मल नमक है उसको स्वैप करो लो सोडियम से. राइट, ओके। बट लो सोडियम के साथ साथ आपका जो दूसरा एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट सॉल्ट के अंदर है दैट इज आल्सो आयोडीन. ओके। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल दिस. थैंक यू। या, ओके. अदर्स, आज तुम्हारी डाउट क्लास है, तो ऑब्वियसली नाउ यू विल हैव टू स्पीक अप, राइट? Hello, ma'am. हाँ जी. Thank you for such amazing lectures. थैंक यू सो मच. हाँ एक जी, assignment related doubt है, can I ask? बताओ. In one of the question, the practical exercise, it is like record your food intake for a normal day. ओके. So in that it is written amount taken, food group and number of servings. हम्म. And उसमें और एक sub question है like how many servings of each food group did you take in that day? हम्म. तो For सर्विंग का example, मैंने टोल्ड यू ना कि जैसे अब सीरियल की वन सर्विंग इज 20 ग्राम्स, वो आपकी मैनुअल के एक चैप्टर में गिवन है, जहाँ पे हमने फूड ग्रुप्स डिस्कस किए थे. इफ यू रिमेम्बर, हाँ, मैंने दोबारा right, दिखाई right, दिया, right. है ना? तो उसमें जैसे आप हाँ, अपना डाइट, सपोजिंगली आप अपना डाइटरी इनटेक ले रहे हो,
ठीक है, तो आपने लिया कि यू हैड मे बी 6 चपातीज yesterday, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, Okay. यू नो कि सीरियल का वन एक्सचेंज इज 20 ग्राम या Okay. वन पर्सन इज 20 ग्राम, राइट? तो अगर आपने मतलब कितना खाया है उसको ग्राम्स और उसके अंदर यू नीड टू कन्वर्ट इट एंड देन यू नीड टू टैली दैट। अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो यू कैन टैली दैट विद द अमाउंट या फूड ग्रुप सजेशन फॉर दैट। हमने किया था ना सेडेंटरी वुमेन या मॉडरेट का, कि सीरियल इतना अच्छा. ग्राम होना चाहिए, पल्सेस इतना ग्राम होना चाहिए, तो उससे यू कैन ड्रॉ कंपैरिजन। Okay. ओके, या सो आपकी जो मैनुअल है जहाँ पे वो फूड ग्रुप्स का एक्सप्लेनेशन है ना, वहाँ पे उन्होंने एक्सचेंजेस और या पोर्शन साइजेस के बारे में बताया हुआ है। हाँ ठीक है. ठीक है, जैसे 5 चम्मच तेल इज 1 सर्विंग 5 ग्राम का, ठीक है, एंड 5 ग्राम शुगर इज लाइक 1 सर्विंग। ठीक है, तो आपने अपना कैलकुलेट किया कि भाई मैंने 1 चम्मच इसमें खाया, एक इसमें खाया, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सर्विंग्स यू हैव ईटन फॉर दैट पर्टिकुलर फूड ग्रुप। Okay. So it will be a cumulative of all the food that has been taken in the entire day, no? Then. पहले आप So रिकॉल में लिख सकते हो, सी इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव अ क्लियर पिक्चर, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज okay. यू कैन मेक अ टेबल जिसमें आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो कि अर्ली मॉर्निंग में लाइक दिस पर्सन या दिस सब्जेक्ट हैड अ कप ऑफ टी, ठीक है, एंड साथ में मे बी 2 बिस्किट्स। फिर ब्रेकफास्ट में Okay. ही हैड सम आलू पराठा, जस्ट एन एग्जांपल, राइट? तो आप उसको Mm-hmm. पहले करो और फिर पूरे दिन को टोटल कर लो। Okay. जैसे आपने लिखा होगा ना इंग्रेडिएंट्स में कि अगर ये आलू का पराठा है, राइट, तो उसके इंग्रेडिएंट्स में Uh-huh. व्हीट जाएगा, पोटैटो जाएगा और फैट जाएगा in the form of oil, right? And then maybe in the morning I had tea, so I will have milk and sugar and tea leaves वगैरह, salt, spices कुछ कैलकुलेट नहीं होता, स्पाइसेस Okay. कॉन्डिमेंट ये सब कुछ नहीं जाता, ठीक है। फिर उसके Okay. बाद मे बी लंच में यू हैड राजमा चावल, तो राजमा में राजमा गए, अनियन टोमेटो गया, ठीक है, और फिर ऑयल गया, देन राइस में ऑब्वियसली आपका राइस जाएगा, या यू हैड अ स्लाइस ऑफ मैंगो। तो ऐसे करते हुए पूरे दिन को टैबुलेट कर लो, राइट? एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैलकुलेट दैट व्हाट टोटल ग्राम्स इन टर्म्स ऑफ पोर्शंस यू हैड डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रुप्स। तो अब Okay. जैसे आपका प्याज और टमाटर सब है, ये सब आपका जैसे आया अदर वेजिटेबल्स में ना, हाँ तो हाँ. आपने 20-25 ग्राम प्याज टमाटर आपका तड़का में गया, फिर रात को भी खाया, तो टोटल, या सैलेड में भी खाया, तो टोटल अदर वेजिटेबल्स निकल के आया आपका 150 ग्राम्स, ठीक है। आपने Okay. राजमा खाए थे तो दैट इज लाइक रफली 30 ग्राम्स ये रखा होगा शायद आपका पोर्शन साइज, ठीक है। तो पल्सेस का हाँ इंटेक हो हाँ. गया आपने 30 ग्राम। रात को मे बी आपने सिर्फ खिचड़ी खाई या कोई दाल नहीं खाई, इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर रात को भी खाया है तो वो 30 ग्राम उसमें ऐड कर दो। तो दिस वे यू विल हैव अ कंप्लीट पिक्चर कि पूरे दिन में आपने सीरियल्स कितने अमाउंट में खाए, ठीक है, पल्सेस कितने अमाउंट में खाए, एंड दैट दिस यू कैन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड वन व्हिच वी डिस्कस्ड यस्टरडे। Yeah. Okay. Sir. Thank you. ओके, एनीथिंग एल्स? अदर्स प्लीज स्पीक अप। ये तो यार इंटरैक्टिव सेशन है, तो इसके लिए तो यू विल हैव टू आस्क मी ना। कोई ऐसा चैप्टर जो क्लियर नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक जो दिमाग में आ रहा है, कुछ एडिशनल चीज यू वांट टू डिस्कस, यू आर मोस्ट वेलकम, बट डिस्कशन तो आज यू विल बी डूइंग। मैंने बहुत बोल लिया पिछली 7 क्लासेस में, नाउ इट्स योर टर्न। Ma'am, we have to do that adolescent chapter, no? हाँ, वो दैट इज जस्ट अ स्मॉल, Okay. सो आई एम जस्ट, तभी मैं बोल रही हूँ कि पहले डिस्कस कर लो डाउट्स और सब कुछ, एंड देन आई स्टार्ट विद दैट, बिकॉज अगर कुछ नहीं है तो फिर आई मैम, कांट डू दैट। हाँ जी, जो एग्जाम की बात अगर पूछ रही थी कि जो थियोरेटिकल तो रहेगा, लेकिन जो सेकंड जो पार्ट है प्रैक्टिकल, वो वैसा जो अभी असाइनमेंट है हम लोग कर रहे हैं, तो उस तरीके का एग्जाम में भी रहेगा क्या? देखो वो प्रैक्टिकली तो करना नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल के पीछे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे अब ये ओके। डाइट वाला somebody was asking, तो हाँ बेस्ड ऑन दैट इफ दे आस्क यू कि व्हाट इज ईएआर, राइट, या हाँ एनर्जी का ईआर किन चीजों पे डिपेंडेंट होता है, या फिजिकल एक्टिविटी के टाइप्स क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू नो अल्टीमेटली जो भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो है तो उनका बेसिस थ्योरेटिकली ना, जो आपने पढ़ा राइट है, राइट। या सो उस ओके कॉन्टेक्स्ट ओके, थैंक यू। या। और कुछ, या स्टार्ट विद द अदर टॉपिक देन। Excuse me, ma'am. One more question. या Somewhere I've read कि children below 1 year should not be given salt. हाँ, I'm इवन not really sure how much of it is true because I've seen children when parents giving them bread. तो वो salt में ही आ गया ना, मतलब there must be some amount of salt and sugar. या सी दिस इज लाइक दे कैन गिव अ पैकेट ऑफ चिप्स, ठीक है, बट दे आर हाँ. रिस्ट्रिक्टिव ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। वैसे वो आइसक्रीम भी खिला देंगे,
ठीक है, पर वो चीनी नहीं खिलाएंगे। तो देखो इसके पीछे ना देयर इज दिस कॉन्सेप्ट व्हिच आई कुड मेक आउट आफ्टर रीडिंग लिटरेचर कि ये क्यों रिस्ट्रिक्शंस है। देखो हम ये बोलते हैं कि इट इज ऑल अबाउट फॉर्मिंग हैबिट्स फॉर द चाइल्ड। ठीक है, ओके। तो ये है कि अगर बच्चा छोटा है, जैसे हमने ये भी बात की थी ना कि जब जितने आप यंग होते हो इन्फेंसी में, आपके टेस्ट बड्स आर हाईली सेंसिटिव, राइट। तो एक तो चीज ये है कि हमारा ना थ्रेशोल्ड बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप बच्चे की डाइट में शुरू से थोड़ा तेज नमक या चीनी रखते हो तो उसको उसकी आदत उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसका जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो लेटर व्हेन ही विल बी इन द फॉर्मेटिव इयर्स तो उसको उतना ही हाई अमाउंट ऑफ शुगर या नमक का थ्रेशोल्ड उसका बढ़ गया है, तो उसको ज्यादा खाने की आदत होगी, विच लेटर ऑन कैन नॉट बी चेंज्ड। है ना, बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती है ना जो आपको बचपन की होती है, नाउ यू कैन नॉट चेंज देम। तो इसीलिए एक इशू तो ये है कि आजकल इसलिए बोला जाता है कि भाई कम दो। एक तो दे से कि एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर कैन हैव डेंटल केरीज, अगर सॉल्ट है तो लेटर इन लाइफ दैट माइट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर कार्डियोमेटाबॉलिक हेल्थ। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी से कि फॉर अ ईयर और टू limit the intake of salt and sugar in the child's diet. But if you are limiting that with respect to threshold and anything, then you need to take care of other things also। है ना, नमक का मतलब सिर्फ नमक वो नहीं है कि आप नमक कम कर दो, फिर आप जो बाकी के प्रोसेस्ड फूड हैं, पैकेज फूड आइटम्स हैं, उनका इंटेक भी यू शुड आइडियली डू इट लोअर इफ यू आर डूइंग विद दैट इंटेंशन। ओके, थैंक यू। या एनीथिंग एल्स? हेलो मैम। हाँ जी। मैम यूनिट थर्ड को प्लीज आप रिपीट कर देंगे, थोड़ा सा कुछ उसमें पोर्शंस का जो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा मुझे उसमें डिफिकल्टी हो रही है, जो ठीक है, अभी सेम जो क्वेश्चन हुआ था प्रैक्टिकल वाला उसी में। मैं अभी करवा देती हूँ दोबारा। और बताओ, और थैंक यू मैम। कुछ? नो मैम। नाउ ना एनी वन ऑफ यू विल हैव टू शेयर योर स्क्रीन। एनी वन नोज हाउ टू शेयर अ स्क्रीन? किसी को स्क्रीन शेयर करना आता है आप में से? बिकॉज ना आई एम नॉट एबल टू ओपन दैट एडोलेसेंट वाला चैप्टर, पता नहीं व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग। अगर किसी के पास पीडीएफ है तो कैन यू प्लीज शेयर दैट चैप्टर है? मैम जस्ट लेट मी ट्राई, मेरे डेस्कटॉप पे है लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ एक बार, बिकॉज आई डोंट नो देयर इज सम एरर अभी ऑनलाइन पे ना, आई एम नॉट एबल टू डाउनलोड दैट। मैम मेरे पास भी है बट मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। ओ अच्छा, आई गेस कि वो एक मिनट करो। आई एम ऑल्सो जस्ट ट्राइंग, जस्ट गिव मी अ मिनट, तब तक हम बाकी की क्वेरीज कर लेते हैं। मैम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को आप थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज? ठीक है, आई एम जस्ट थैंक नोटिंग यू। डाउन। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं तो अभी मैं इकट्ठा लूंगी, तभी मैं बोल रही हूँ, बताते जाओ। थैंक यू। या और किसी का कोई डाउट व्हिच आई हैव टू टेक अप? I'll just see ये डॉलिसन वाला चैप्टर ना तब तक। ठीक है, एनी हाउ सो I'll start with PEM, protein energy malnutrition, because it is a smaller topic. So see, PEM is a deficiency disease which is very very prevalent in case of small children. We say under 5, right? So PEM stands for what? Protein energy malnutrition. Now if you look at protein energy malnutrition, इसका मतलब ही यही है कि बच्चे के डाइट में all over calories और प्रोटीन का intake कम है comparison to what it should be. Obviously that is why the child is deficit on that. सो वी से कि जो प्रोटीन एनर्जी मैल्न्यूट्रिशन है उसके दो सिम्टम्स होते हैं। वी से दैट इट हैज क्लिनिकल सिम्टम्स जहाँ पे द साइंस आर फुली ब्लोन आउट, राइट। तो डेफिशिएंसी ऑब्वियसली काफी आगे तक जा चुकी है, राइट। एंड दूसरे होते हैं जिसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल फॉर्म। सब क्लिनिकल फॉर्म मतलब अगर इसी सब क्लिनिकल स्टेज पे आपने कुछ इंटरवेंशन दे दिया होता तो शायद वो कंडीशन फर्दर डिटेरिएट नहीं होती। So always understand that PEM exists in two forms. It has two stages. First one is a subclinical form stage, and second one is the clinical one. तो subclinical हो गया जिसके अंदर you will see that the child is recorded to be underweight, stunted और wasting, right? तो height और weight के हिसाब से जो भी बच्चे के आपने anthropometric न्यूट्रिशनल स्टेटस के इंडिकेटर्स यूज किए हैं उसमें दैट बच्चा इज अंडर साइड। ओके, सो दैट इज नोन एज व्हाट? सब क्लिनिकल, राइट। अब यहाँ पे सब क्लिनिकल में अगर बच्चा काफी टाइम से अंडरवेट चल रहा है या गेन नहीं कर रहा है या द चाइल्ड हैज स्टार्टेड टू लूज वेट, देन इफ इट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली इट कैन गो इनटू क्लिनिकल फॉर्म्स। और टेक्निकली पीएम के दो क्लिनिकल फॉर्म्स होते हैं, हम बोलते हैं क्वाशियोरकर और मेरास्मस,
Okay, so kwashiorkor and marasmus are the two clinical forms in which PEM exists. तो दोनों ही प्रोटीन एनर्जी malnutrition है, बट स्टिल दोनों में कुछ डिस्टिंक्टिव डिफरेंसेस हैं. जैसे अगर आप देखोगे जो क्वेश्चॉर्कर है, दैट इज द फॉर्म ऑफ पीईएम विच यू विल बी सीइंग इन ओल्डर चिल्ड्रन. और जो इन्फेंट्स बहुत छोटे 1-1.5 साल तक के बच्चे जो हु आर बॉर्न, हु आर स्टिल ऑन ब्रेस्ट फीडिंग एंड सो ऑन, उनके केस में आप देखोगे जो फॉर्म प्रेवलेंट है दैट इज नोन एज मरास्मस. एंड टेक्निकली ऑल्सो क्वेश्चॉर्कर स्टैंड्स फॉर चाइल्ड displaced child ka disease. Okay, why displaced child ka disease? Because once the second baby is born, so the first might be completely weaned off मतलब उसका जो breast milk है उसको stop कर दिया जाएगा, because obviously the mother has the other child to take care of. या the mother is not very focused on both the children requirement. तो वो जो एक attention है, वो जो ignorance है, वो आ जाती है, not intentionally but still, right? So that would create problem in the nutritional intake of the child. So you will see that is why kwashiorkor is known as disease of a displaced child when the second is born. Okay, and तभी जो marasmus है वो और छोटे बच्चों में होता है. तो उनके साथ मसला ये होता है कि या तो if he or she is completely on breast milk, so there might be issues with the quality quantity of the breast milk being fed, या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में डिले हो गया है. और अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करा भी रहे हो, सो दैट इज नॉट द न्यूट्रिशियस टाइप ऑफ डाइट विच यू आर प्रोवाइडिंग टू द चाइल्ड. ओके, सो एक तो ये कि वो ओल्डर बच्चों में हो गया, और ये वाला इज वेरी टाइनी बेबीज, राइट. दूसरा जो डिफरेंस टाइपिंग होता है दोनों के बीच में, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड रिटेंशन. ओके, सो यू विल सी दैट इन केस ऑफ kwashiorkor these children have fluid retention which is technically known as edema. OEDEMA. ठीक है, अडीमा कभी भी आपकी बॉडी में होता है, चाहे हाइपरटेंशन की वजह से, चाहे आप प्रेगनेंसी में देखोगे जो हमने डिस्कस किया था. सो दैट इज फ्लूइड रिटेंशन. उसका रीजन कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे बिकॉज प्रोटीन एनर्जी बहुत कम है, द चाइल्ड इज वीक, अंडर नरिश्ड, तो इट लीड्स टू डिफरेंट मेटाबॉलिक चेंजेस इन योर बॉडी, राइट. सो दैट वुड रिजल्ट इन रिटेंशन ऑफ मोर फ्लूइड इन द बॉडी. सो एक जो kwashiorkor बच्चा जिसको भी kwashiorkor है, उसमें यू विल बी सीइंग दैट द चाइल्ड हैज स्वेलिंग ऑन फेस, हैंड्स एंड फीट. किसी को भी अगर वाटर रिटेंशन होता है ना, तो आप देखोगे उसके हाथ पैर में सूजन आती है, जो धीरे धीरे मुंह फेस पे भी आ जाती है. सो दैट इज व्हाई व्हेन यू लुक एट दीस kwashiorkor चाइल्ड, राइट, वो देखने में लगता है कि हेल्दी है, गोलू मोलू टाइप्स बच्चा, बट दैट इज नॉट द ट्रू वेट ऑफ द चाइल्ड. ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर रिटेंशन. On the contrary, in case of marasmus, you will see that there is no edema in the body. Marasmic child में कोई फ्लूइड रिटेंशन नहीं होता, उल्टा दैट चाइल्ड इज ऑल स्किन एंड बोन्स. मतलब जिसको हम हिंदी में लेमैन में कहते हैं ना, मांस होना, फैट होना, वो बच्चे में वो फैट का लेयर होता ही नहीं है. आपको बच्चे की हड्डियां दिख जाएंगी. ठीक है, यू कैन एक्चुअली चाइल्ड द रिब्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे इतने अंडर नरिश्ड हो जाते हैं. So edema is a clinical sign which is associated with kwashiorkor, but in case of marasmus, there is extensive emaciation. There is huge loss of protein and from the body. That is why the child is highly wasted. बच्चे की सिर्फ हड्डियां और स्किन होती है और कोई लेयर नहीं होता एडिपोसिटी का. सो दीज चिल्ड्रन आप देखोगे तो आपको देखने में से लगेगा कि बच्चा इतना कमजोर है, जिसको बोलते हैं इसकी हड्डियां निकल रही हैं, तो वो आपको एक स्ट्राइकिंग फीचर दिख जाएगा kwashiorkor और marasmic चाइल्ड के बीच में. दूसरी चीज यू विल सी दैट दैट इज वाई जहाँ पे आप देख रहे हो कि वाटर रिटेंशन है, तो मतलब स्वेलिंग है ना, तो बिकॉज वो फेस पे स्वेलिंग है, तो kwashiorkor बच्चों का जो चेहरा है ना वो गोल होता है, राउंड मून फेस. और इसीलिए इसके क्लिनिकल साइन को हम क्या बोलते हैं, दैट kwashiorkor चिल्ड्रन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय हैविंग मून फेस. मून मतलब गोलाकार, राइट. एंड व्हाई दिस गोल इज देयर, बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, स्वेलिंग की वजह से. But in case of a marasmic child, because you don't have any layer, it is all skin and bones, so there is a face which looks like a old man. जब आप बूढ़े हो जाते हो तो रिंकलिंग आ जाती है ना, बिकॉज वो फैट का लेयर धीरे धीरे हो जाता है, आपको बॉडी से जो प्रोटीन है वो इमेंसली डिटेरिएट होने लग जाता है. सो दैट इज वाई marasmus में you will have a face which resembles a old man or a monkey face. Okay, so these 2 or 3 are the striking features between kwashiorkor and marasmus. Okay, but marasmic child is very 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 grossly underweight. ठीक है, वो बच्चे का वजन मतलब 50% से भी कम होता है जो होना चाहिए. दे बिकम सो वीक दैट वी से कि अगर वो बच्चा रोएगा भी तो भी आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, बिकॉज उसके अंदर उतनी पावर, उतनी एनर्जी होती ही नहीं है. Okay, so these are the basic difference between kwashiorkor and marasmus. So clinically, kwashiorkor occurs in 2 stages. You have kwashiorkor and marasmus, and subclinically, the child may be underweight, stunted, or wasted.
एंड इसका रीजन सिर्फ यही होता है कि अगर आप बच्चे की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी छुड़वा रहे हो, या मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है, either there is delayed complementary feeding, and delay के बाद भी what quality of foods are being fed to the child. So these are few common risk factors which are associated with PEM. या बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होना, राइट, सो उसके जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है या जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इट गेट्स रिपीटेड. ओके, so that is why we say that PEM is very very highly prevalent in our country. Okay, is it clear now? Yes, ma'am. Thank you. Thank you very much. Okay. Any doubts in PEM or iodine or iron wala thing? I'm just waiting for adolescent का chapter. पर मैं unit number 3 start कर सकती हूँ because I have downloaded copy of that. Just give me a second. CFM 3. Adolescent वाला unit number, can anybody tell me क्या है? Unit number 12. Unit number 12. मैंने आपको अपना email ID if I can share, one of you can mail me on that. ठीक है? कौन मेल कर रहा है मुझे? एक ही जाना करना, आप सब मत कर देना. किसके पास है चैप्टर? But this is a recording word. I didn't wanted to share my mail. अच्छा, I'll just work out. अभी ये वाला चैप्टर शेयर करते हैं, यूनिट 3. Okay, so is my screen visible to all of you? Yes. Okay. Okay, so we are discussing unit number 3 again on high public demand. Okay. So now, देखो पहले वाला तुम्हारा ER RDA table is clear to you. I suppose that. ठीक है. Now इसमें अगर आप आओगे, you read this. ठीक है. So whenever you're talking about balanced diet, this balanced diet should be balanced in 3 aspects. Okay. So first we say कि balance तब है when you are having food groups, सारे के सारे food groups, you have food from different or all food groups, and they should be in right proportion also, right? अब ये नहीं है कि अगर मैं fat include कर रही हूँ, sugar include कर रही हूँ, तो मैं इतने high amount में include कर रही हूँ. So it is always the inclusion and also the proportion in which you are consuming these. Okay, then it should provide with the nutrient needs based on your recommendations. Now this recommendation is actually related to whether you are using EAR or RDA. Population level पे I have already told you that you go in by your EAR. ठीक है. Now if you come on to this particular section, the daily guide. Okay, तो इन्होंने ये बोला है कि भाई आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मान लो 1600 किलो कैलोरीज खानी है, 1700 किलो कैलोरीज खानी है, तो अभी किलो कैलोरीज कहाँ से आएंगी? ऑब्वियसली द फूड फ्रॉम यू विल बी ईटिंग, राइट? अब ये जो फूड है इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा अगर मुझे कुछ भी एनालिसिस या कैलकुलेशंस करनी है तो. सो दे हैव सेड दैट यू डिवाइड ईच मील बाय यूजिंग फूड ग्रुप्स. अब मैं बोलती हूँ पनीर है, तो हमें पता है कि पनीर कौन से फूड ग्रुप में आता है? मिल्क में. ठीक है. मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने दाल खाई, सो द फूड ग्रुप इज व्हाट? पल्स. अगर मैंने पालक खाई, सो इट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. सो ऑल दीज डिफरेंट फूड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू what sources they given, right? You club them under different groups. Okay, तो अब यहाँ पे इन्होंने आपको बताया है कि डेली फूड गाइड एज पर फिजियोलॉजिकल फंक्शन. कुछ फूड ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनका एक कॉमन फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है आपकी बॉडी में. ठीक है. जैसे हमें पता है कि जो सीरियल्स होते हैं, cereals are carbs, right? Roots and tubers, they also provide you with carbohydrates. Sugar and jaggery is pure carbs, and then your fats and oil. Okay, now this group of carbs and oil, they are body fuels. They will be providing you with energy. तो इसीलिए इन्होंने फर्स्ट टेबल पे क्या किया है, एनर्जी गिविंग के अंदर ये वाले फूड्स को ग्रुप कर दिया है. सो इफ आई से दैट इंक्लूड सम एनर्जी गिविंग फूड्स इन द डाइट ऑफ दिस पेशेंट. ठीक है. तो आप किस पे करोगे? Carbs, roots and tubers, sugars and fats and oil पे, because you know that these are very high sources of energy. Okay, and I'm obviously talking about a healthy person, so don't get into कि diabetes है और ये है, तब आपका scenario बिल्कुल अलग हो जाएगा, because you have to choose the quality of these particular items also. ठीक है. Then we know कि milk है, meat है, and meat में if you have fish, eggs, etc. nuts and oilseed and pulses है. So basically these are the food groups which are which have high content of protein.
and protein is related to what? Bodybuilding. So that is why bodybuilding में you will see all these food groups. ठीक है? And finally you will see कि vitamins and minerals important होता है, and that is why we say that you know these are the foods which are protective in nature. हम बोलते हैं ना immunity बढ़ाओ, fruits खाने चाहिए which can you know empower you with disease fighting capacity and so on, right? तो ये वाला जो food group होता है that is related to protection and regulation. Okay? एंड इसके अंदर बेसिकली क्या आपका आपका आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी फर्दर दे हैव क्लासिफाइड, जिसमें हम बोलते हैं कि सिट्रस फ्रूट होता है या सिट्रस फ्रूट आइटम्स आते हैं जैसे आपका लेमन, लाइम एटसेट्रा. ठीक है? तो बेसिकली दीज आर दी फ्रूट्स विच आर हाई इन एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक है? देन यू हैव येलो एंड ऑरेंज कलर फ्रूट्स आल्सो एंड अदर्स. सो दिस इज वेरी बेसिक यू नो डिफाइनिंग क्राइटेरिया फॉर दैट थिंग. Then vegetables में yes obviously you have green leafy vegetables. Again ये येलो एंड ऑरेंज ना हम अपने उसमें नहीं करते हैं. हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स का मतलब होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर वेजिटेबल्स. तो इसमें इन्होंने दो एक अलग क्लास दी हुई है, येलो एंड ऑरेंज, जैसे कैरेट, पंपकिन एटसेट्रा. सो दैट कैन यू नो बी पार्ट ऑफ योर अदर वेजिटेबल्स ऑल्सो. एंड कैरेट्स को तो एक्चुअली तुम रूट्स एंड ट्यूबर्स में भी रखते हो बिकॉज दे हैव यू नो हाई कार्ब कंटेंट. ओके? देन ये देखो gives the range of number of serving which may vary for children adolescent based on their nutritional needs. ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकंड कॉलम में ये इन्होंने दिया है सर्विंग, जो तुम ये सब कह रहे हो ना ये सर्विंग साइज है. इज दिस क्लियर? सो इफ आई से दैट आई शुड बी कंज्यूमिंग 6 सीरियल्स इन अ डे. ठीक है? जैसे आपने इसको उल्टा एक्सप्लेन करती हूँ मैं. आप लोगों को कल वाला टेबल याद है जिसमें हमने पढ़ा था कि कितना सर्विंग होनी चाहिए cereals की in case of you know women who are sedentary, women who are moderate? You remember that table everyone? अगर इसमें होगा तो I just come. एक मिनट रुको, इसमें नहीं है जो ERRDA टेबल के साथ था. anyone can tell me कि cereals का कितना अमाउंट गिवन था उसमें? मैम उसमें ही है, नीचे स्क्रॉल करके आता है मैम. 3.4. 3.4. Sedentary women EAR is 1660. ना आई एम टॉकिंग अबाउट फूड ग्रुप. हाँ, फूड ग्रुप में सीरियल्स का इंटेक कितना है? 200 समथिंग. 200 या 200 and pulses 60. ये आ गया ना? या यही वाला है ना? ठीक है. सो इसमें आप देखो, इसमें उन्होंने गिवन है कि अगर आप बैलेंस डाइट फॉर सेडेंटरी वुमेन बना रहे हो, राइट, सो द इंटेक ऑफ सीरियल शुड बी कितना? 200, राइट. पल्सेस कितनी है? 60. तो ये टेबल जरा एक मिनट याद रखना. एंड हम ऊपर आ रहे हैं. अब इधर आप आओगे तो इधर सर्विंग्स गिवन है, राइट. तो 200 है ना? 200 मतलब 200 ग्राम्स ऑफ सीरियल्स आई विल बी कंज्यूमिंग. तो मतलब कितना सर्विंग्स हो गई? 200 डिवाइडेड बाय 20 बिकॉज माय वन सर्विंग इज 20 ग्राम्स. समझ रहे हो? हाँ. ठीक है? तो पूरे दिन में तुम्हारे मतलब तुम्हें कितनी सीरियल की सर्विंग्स चाहिए? 10. ठीक है? सिमिलरली रूट्स एंड ट्यूबर, शुगर की तो उन्होंने दे ही नहीं रखी है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की कितनी है? 100 ml, राइट. तो नीचे आप देखोगे कि मिल्क का इंटेक इन्होंने कितना बता रखा है? ये रहा 300, right? 300. So one serving is 100. So that means on an average you need to have 3 servings of milk. अब समझ में आ रहा है? यस. ठीक है? और ये जो दे रखी है ना ये आगे रेंज है. अब 0.5 मतलब अगर कोई इन्फेंट है, कोई 7 महीने का बच्चा है, तो वो दिन में 4 रोटी तो नहीं खाएगा ना, वो शायद आधी भी ना खा पाए. तो इसलिए आप देखोगे जस्ट यू नो 10 ग्राम ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ, तभी उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि इन्फेंट से लेके ओल्ड एज तक दीज आर द रेंजेस व्हिच वेरीज. इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है? तो 4 to 10 मतलब क्या हो गया? एक एक्सचेंज तुम्हारी 5 ग्राम की है. अगर तुम दिन भर में 4 एक्सचेंजेस ऑफ फैट खाते हो तो मतलब 20 ग्राम फैट हो गया. ठीक है? पर अगर ये एक इंसान है जो यू नो हैवी वर्कर है या मॉडरेटली वर्कर है, तो उसके केस में आप यू नो 7, 8, 9 तक भी जा सकते हो. प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, जहाँ पे कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उनके केस में यू हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ फैट in comparison to a woman who is sedentary or who is non-pregnant and non-lactating. तो ये suggested serving है. This is just an range to show you कि infancy से लेके old age तक जो इस particular food आप include करना चाहते हो उसकी range इतने से इतनी हो सकती है. Now, हाँ. सीरियल्स में हमने 20 ग्राम्स ये साइज ऑफ सर्विंग लिखा है, मीन्स ये 1 रोटी का साइज होगा. अगर हम सीरियल से रोटी बनाएंगे तो ये 1 सर्विंग हमारी एक रोटी 20 ग्राम की है. 20 ग्राम की होगी. ओके.
और ये हमारा 0.5 to 20 ग्राम, ये हम इतना मिनिमम 0.5 से 20 ग्राम तक का कर सकते हैं। नहीं, तुम अपने केस में नहीं कर सकते बिकॉज ये जो 0.5 है दैट इज बेसिकली फॉर इन्फेंट ना, देखो नीचे लिखा हुआ है ना, यस यस विच में वेरी फॉर एडोलेसेंट, चिल्ड्रन, अडल्ट एक्सेट्रा। ओके। ठीक है, बिकॉज एक अडल्ट तो पूरे दिन में भाई आधी रोटी पे तो नहीं रह सकता, भाई आप वेट लॉस पे भी जाओगे तो भी आपको मिनिमम 4 या 5 एक्सचेंजेस देने पड़ते हैं। यस ठीक है, सो दिस रेंज इज वन दैट इट इज रिलेटेड टू कि क्या रेंज होना चाहिए। ओके। इस जो हमारी तालिका है इसको हमको 3.3 से कंपेयर करके फिर इसको समझना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे तुम्हारा एक दाल का एक्सचेंज कितना गिवन है, देख के बताओ। इसमें एक दाल का, हाँ, दाल है 80 ग्राम, 80 ग्राम पर डे। 80 ग्राम पर डे तो रिकमेंडेशन है ना, ठीक है। हाँ यहाँ रिकमेंडेशन पे पल्सेस देखो, ये तुम्हारा 30 ग्राम की रहती है। 30 ठीक है, तो 80 ग्राम मतलब तुम्हें 2-2.5 कटोरी दाल खानी पड़ेगी, ओके एंड दीज आर रॉ, तब वो तुम्हें उतना वो देगा। ओके ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विंग्स। ओके। ठीक है, तो अब ये ना हमें बाय हार्ट मतलब इतने प्रैक्टिस के बाद तो याद ही हो जाता है, जैसे वी से कि 1 चपाती इज 20 ग्राम। यस ठीक है, तो एक्सचेंज सिस्टम ना अलग होता है, सो दे हैव मिस दैट पर्टिकुलर टेबल इन दिस। ठीक है, तो इसीलिए वो समझना तुम्हारे लिए आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज उसमें भी से हमारी एक एक्सचेंज बुक है जो लेडी अविन कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की डेवलप्ड है। ठीक है, तो हमारे बच्चे जब ये डाइट प्लानिंग करते हैं, सो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में दे हैव देयर एक्सचेंज, तो उसमें डिटेल में गिवन है कि जैसे एक एक्सचेंज ऑफ मिल्क इज 250 ml। ठीक है, ये सर्विंग के हिसाब से बोल रहे हैं, हम एक्सचेंज के हिसाब से बोलते हैं। जी मैम जी ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं चाय पी रही हूँ तो मैं 250 ml दूध की तो चाय नहीं पीऊंगी ना। जी। ठीक है, मैं मैक्सिमम 60-65 ml डाल लूंगी, तो दैट मीन्स आई एम यूजिंग ओनली 1/4। ओके 250 टोटल है ना, तो मैं उसका खाली 1/4 यूज कर रही हूँ। सो दिस इज हाउ यू हैव ग्रुप्ड different foods as per their physiological role, and then they are telling you कि portion size कितना क्या होना चाहिए, and उसके हिसाब से you just calculate and compare that with here, that's it। मैम इन द फर्स्ट ग्रुप ना 3.1 वो जो पल्सेस में इट्स ब्लैंक 3.1 30 टेबल होता है वो इट इज वो 50 है 30 है, 30 होता है। 30 है पल्सेस हाँ, में मैम। अच्छा इट वाज नॉट रिटन ओके वन ठीक है एक्सचेंज इज 30। ओके थैंक्स। ठीक है, So, अब ma'am, these are all mentioned in raw state, right? these are all Before raw। cooking. मैम हाँ, मैम बुक्स में जैसे कि जहाँ दालें दी हैं उसके गिरेदार फल मेवा तिलहन इनकी क्वांटिटी मेंशन नहीं है। किसकी? जो ड्राई फ्रूट्स हैं और तिलहन है उनकी। कौन से ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हो आप? योर वॉइस वाज नॉट क्लियर, किसकी? मैम यूनिट मतलब 3.1 जो हमारी टेबल है हाँ, उसमें दाल के बाद हमारे नेक्स्ट जो कैटेगरी है गिरीदार फल मेवा तिलहन जिसकी यूनिट मेंशन नहीं की है उसमें। देखो जो यूजुअली जो तुम्हारे नट्स एंड ऑयल सीड्स होता है ना, वो वन एक्सचेंज में वी हैव 5 ग्राम्स ऑफ दैट थिंग। ओके ठीक है, तो 5 to 7 ग्राम्स। अगर जैसे कैश्यूज हैं, ये सब चीजें थोड़ी हैवी होती हैं, तो आप 5 ग्राम्स जितना भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ओके ठीक है, सो ओके थैंक यू मैम। हाँ, और कुछ एनीथिंग एल्स इन दैट? इन्होंने देखो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, दे हैव एक्चुअली एक्सप्लेन यू हियर, तो जब अपनी एक्टिविटी करोगे यू कैन जस्ट गो इन हियर। सो मैम जैसे उन्होंने पूछा था कैश्यूज का आपने 1 सर्विंग का 5 ग्राम का बोला राइट मैम। हाँ, तो अबाउट आलमंड्स एंड वॉलनट सिमिलर यूजुअली इट इज लाइक 5 to 7 ग्राम्स जो हम वन सर्विंग में लेते हैं। 1 serving is 5 to 7 grams any of the nuts right हाँ, ma'am ऑन एन एवरेज, बिकॉज अब अलग अलग तो आई कैन टेल यू ना हियर, okay ऑन एन एवरेज जो आप ले रहे हो वो उतना ले सकते हो। okay यहाँ पे नीचे गिवन भी है वैसे एग्जाम्पल्स में। ठीक है, ओके, और कुछ? जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आप एक एग जो लेते हो दैट इज रफली 50 ग्राम्स, 50 लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ देखो 50 to 52 है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी ने भी आप में से यू हैड अ ऑमलेट जस्ट एन एग्जांपल, तो आप लिखोगे एग और वो कितना हो गया 50 ग्राम्स। ठीक है, सिमिलरली यू से दैट आपका जो नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम होता है उसमें वन सर्विंग में यू से दैट इज रफली 40 to 50 ग्राम, जिसमें हम बोलते हैं कि 2 स्मॉल पीसेस जो हैं वो आते हैं। ठीक है, सो इफ यू आर कंज्यूमिंग जस्ट 2 स्मॉल पीसेस ऑफ व्हाटएवर नॉन-वेज यू आर ईटिंग, सो दैट विल बी रफली लाइक 40 या 50 ग्राम्स में हो जाना चाहिए।
ठीक है, और इसमें फिश का इसलिए रहता है और मीट का इसलिए अलग होता है बिकॉज दैट इज विद बोन, है ना। तो आप बोनलेस खा रहे हो, विद बोन खा रहे हो, दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है, नाउ एनी अदर डाउट्स, एनीथिंग एल्स इस चैप्टर में या किसी और में? just ask someone to share, एक सेकंड, या आप में से एक जना प्लीज जस्ट मेल मी, आई एम शेयरिंग माय ईमेल आईडी। Anyone of you just share this Ma'am? follow chapter with me? यस मैम, इसी में आगे जो एक है ना 3.4.1 एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप्स में है ना, व्हाट इज द साइज ऑफ वन सर्विंग ऑफ सीरियल्स, तो उसमें उन्होंने नीचे ना एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई एनी प्रिपरेशन मेड फ्रॉम 20 ग्राम ऑफ एनी सीरियल मे बी काउंटेड एज यूनिट फॉर सर्विंग ऑफ फूड। तो उसके बाद में उन्होंने नीचे एग्जांपल्स दिए हैं थोड़ा वो, जैसे इन्होंने लिखा है, यू विल फाइंड दैट दिस इज इक्वल टू हाफ अ कटोरी ऑफ कुक्ड राइस मींस वो रॉ है ना, एंड वन मीन्स 20 ग्राम अगर हम बोलते हैं कि एक हमारा सर्विंग है, दैट इज इक्वल टू हाफ कटोरी ऑफ कुक्ड राइस एंड वन मीडियम या चपाती, 2 to 3 चपाती का पूरी। मैंने बोला ना कि एक मीडियम जो तुम्हारी चपाती होती है जो बहुत भारी नहीं है, ठीक हाँ है, जी, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 20 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर। ठीक है, और अच्छा, अगर आप 20 ग्राम की, बिकॉज पूरी अगर होती है तो वो थोड़ी छोटी होती है, पूरी हाँ, हैवी होती है फ्राई होने के बाद क्योंकि उसमें फैट आ जाता है, राइट, वो चीज अलग है। बट इसमें इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ रॉ मेजर्स, कितना आटा लगता है, तो उसमें 2 स्मॉल हाँ, पूरीज हो गई या 1 चपाती हो गई, या अगर आप जस्ट हाफ अ कटोरी राइस खा रहे हो, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि आई जस्ट हैड अ हाफ कटोरी राइस या 1 कटोरी राइस, ठीक है, हाँ, बिकॉज एक फुल प्लेट चावल की हम कहते हैं ना, जैसे आपने हाँ खाली जी, राजमा चावल खाए, तो इंडियन सिनेरियो में विच वी हैव ना द फुल प्लेट ऑफ राजमा चावल, ठीक है, हाँ उसमें जी, यूजुअली 50-60 ग्राम तक चावल जाता है, क्योंकि आपको कितने ये का? 60 ग्राम तक चला जाता है, 50-60 ग्राम। जैसे आप ओके, सोचो, आप घर का हिसाब लगाओ, व्हेन यू कुक फॉर फैमिली ऑफ 4, ठीक हाँ, है, आप 1 ग्लास चावल जितना बनाते हो रफली, राइट, दैट इज 250 ग्राम्स, हाँ 250 जी, ग्राम को 4 से डिवाइड कर दो, वो 50-60 ग्राम ही आया ना पर हेड, राइट। ओके, बट अगर आप ये कहते हो कि भाई मैंने राजमा चावल के साथ आई हैड 1 चपाती और इसलिए मैंने जो चावल है वो तो बस 1 कटोरी राइस जितने खाए होंगे, ठीक है, तो अच्छा, अगर आप एक फुल कटोरी खा रहे हो सो दैट विल बी लाइक 30-40 ग्राम्स, और अगर आप बिल्कुल हाफ खा रहे हो तो ये जो उन्होंने 20 बोला हुआ है, कि अगर आप 20 ओके, ग्राम मतलब आधी कटोरी चावल पका हुआ इज हाँ, हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग हाँ, टू 20 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस, बिकॉज ऑब्वियसली इसके बाद वो कुकिंग प्रोसेस में स्वेल अप होगा, फूलेगा एंड देन इट विल बी टर्न आउट ना। जैसे अब हम बोलते हैं कि एक कटोरी रॉ दाल जो है वो 30 ग्राम है, ठीक है, हाँ, तो ये जो 30 ग्राम जब आप कुक करते हो ना, वो बन के एक हाँ, बड़ी कटोरी आता है, कितनी बनती है? एक बड़ी कटोरी, 1 फुल एक कटोरी, बड़ी, अच्छा, ठीक है। ओके, तो अब जैसे कई बार ये हाँ, बोलते हैं कि नहीं मैंने दाल इतनी ही खाई थी, आधी कटोरी खाई थी, तो तब आप हाँ, 30 ग्राम ही ले सकते हैं, बिकॉज 30 ग्राम इज लाइक 1 कटोरी, इंडियन कटोरी आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर ओके, साथ में सूखी सब्जी भी थी और आपने थोड़ी सी दाल ली, तो समवेयर हाँ, हाफ अ कटोरी आप 15 ग्राम ले सकते हो। पर अगर आपने खाली ओके, दाल ही खाई है और एक पूरी कटोरी खाई है, दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 30 ग्राम्स, ओके, ओके, ठीक है। सो दिस इज राइट, हाउ यू डू दैट, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। थैंक यू, अब ऐसे हाँ, इसमें थैंक भी आपके में लिखा हुआ है 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यू, हाँ, बट जो हम टेक्निकली लेते हैं हम 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड ही लेते हैं, 20 ग्राम में, हाँ, क्योंकि अगर आप ओके, हार्वेस्ट का या कोई भी ब्रेड स्लाइस उठा के देखोगे ना, तो हाँ, ग्राम्स में भी देख लेना कि कितने नंबर ऑफ पीसेस होते हैं, तो रफली वो 20-25 ग्राम का एक होता है। So there are some अच्छा, discrepancies because every institute has their own way of classifying, ठीक है, तो जो हम करते हैं हमारा अलग है, इनका थोड़ा अलग है, बट ऑल ओवर सेम रहता है, ठीक है। जैसे चपाती है वो 20 ग्राम की है, अब अगर आप परांठा खा रहे हो तो आप भाई 1 एक्सचेंज से ज्यादा खाओगे ना, बिकॉज 20 ग्राम की तो आपकी रोटी है, बराबर, हाँ, तो उसमें भी 1.5 एक्सचेंज आपका, या अगर आप 2 परांठे खा रहे हो तो आप लेके चलो कि आपके 3 एक्सचेंज में बनेंगे, 3 पोर्शन साइजेस ओके, में बनेंगे, है ना, 25-30 का तो एक लोगे व्हीट फ्लावर। सो दीज आर ऑल रॉ राइट, मेजर्स एंड देन यू हैव टू सी कि आपने जब, क्योंकि आप तो पका हुआ खा रहे हो ना, तो आपको वो एक स्टेप हम्म, पीछे जाना पड़ेगा कि अब ये पका हुआ खाने के बाद मेरा रॉ कितना था, ओके, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। ओके,
थैंक यू। या या सो किसी ने मेल किया है क्या मुझे? मेरे को प्लीज ये वाला चैप्टर मेल कर दो, एडोलेसेंट वाला। आई हैव शेयर्ड माय ईमेल आईडी। हु इज डूइंग दैट? कोई कर रहा है मेल, हाँ या ना तो बता दो। ओके, तब तक एनी अदर क्वेश्चन, बिकॉज आई विल हैव टू वेट। आप में से प्लीज कोई मेरे को एडोलेसेंट वाला चैप्टर मेल कर दो, सो दैट आई कैन स्क्रीन माय आई कैन शेयर माय स्क्रीन। तब तक और किसी के कोई डाउट्स किसी और चैप्टर में? Ma'am, in case of people who are having some physical kind of ailments, like diabetes or BP and all that, are there any ready references that we can refer to, for such people regards to nutrition, नो, विद रिस्पेक्ट टू डाइट प्लानिंग यू मीन टू से कि अगर किसी को डायबिटीज diet planning? Yes, yes. यू हैव, According to the ailment. नहीं वो ऑब्वियसली होता है, बिकॉज अगर आप मास्टर्स करते हो या जब हम मास्टर्स लेवल की क्लासेस लेते हैं तो उसमें यू स्पेसिफिकली प्लान फॉर दोज पीपल ऑल्सो, ठीक है। एंड नॉट विद ओनली डायबिटीज, कोमोर्बिडिटीज भी होती है कि उसको किडनी की भी प्रॉब्लम है और उसको ब्लड प्रेशर भी है। All kinds. हाँ, तो Right, उसके लिए right. यू नीड टू गो थ्रू द लिटरेचर। देयर आर मेनी मेनी बुक्स अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, बट देयर इज दिस बुक बाय खन्ना एट आल, डॉक्टर कुमुद खन्ना, राइट। तो आई डोंट नो इफ इट, अमेजोन पे भी काफी सारी बुक्स आजकल अवेलेबल हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट। देयर इज बुक बाय श्री लक्ष्मी, ठीक है, डायटिटिक्स की, तो उसमें दे हैव एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर, चाहे वो डायबिटीज है या हार्ट डिजीजेज है, एंड देन अकॉर्डिंगली हाउ यू आर सर्टेन फूड्स व्हिच नीड्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड और व्हिच कैन बी फ्रीली गिवन। Okay. Ma'am, So I have mailed you. ma'am, which is the मैं चेक first कर, name you suggested? डॉक्टर खन्ना, कुमुद Okay. खन्ना, दैट इज द बुक बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम आईएचई, ठीक है। एंड द अदर वन Okay. इज श्री लक्ष्मी। आई थिंक श्री लक्ष्मी वाली तो अमेजोन पे अवेलेबल है, पर उसमें शी हैज Okay. डिफरेंट वर्जन्स, like she has a version on basic balanced diet also, ठीक है, basic food science जिसमें she explains different food groups with respect to their composition and all, and then one specific book on diet related therapy, ठीक है, so वो dietetics वाली है। Okay. Okay. Thank you so much, ma'am. Yeah. Thank you. Ma'am, can you just write the name of the author and the books? Yeah, I will just write down। किसने मेल किया है मुझे? I have mailed you, Amisha. The books are, अब मुझे ना इनके टेक्स्ट बुक का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट ऑथर्स हैं तो आप देख लेना। आई एम जस्ट टाइपिंग टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूट्रिशन समथिंग करके है कुछ। Textbook of dietetics, and then there is one book by dietetics by Sri Lakshmi. Sri Lakshmi is more easy to understand, ठीक है। सो डायटेटिक्स की भी है, उनकी बेसिक फूड ग्रुप्स की भी है, सो यू कैन रेफर टू वट एवर इन्फॉर्मेशन यू नीड टू हैव। आई डेंट गेट दी मेल, सही ईमेल आईडी पे किया है आपने? Yeah, Harmeet Kaur. सॉरी, इट्स सिंगल आर। Oh, okay, you typed it double. Yeah, okay, I'll mail it again, no worries. इट्स सिंगल आर। तब तक और किसी के कुछ क्वेश्चंस? Okay, so by the time she's mailing, I'll have a break for 5 minutes and then we will start with adolescent, which is like a 10-minute chapter, ठीक है। And तब तक you also go through, अगर अभी भी आपको लगता है कोई ऐसी चीज है which I need to repeat it, please ask, ठीक है। So 5 minutes and then I'm sharing my screen. I'm keeping myself on mute now.
Okay, so thank you for sharing. I'm just sharing my screen now. Okay. Yeah, so this is a small unit related to that. What are the different nutritional changes or the nutritional requirements which you particularly see in case of an adolescence period. Okay. Now, basically to understand that what is adolescent, so adolescent को जो हम commonly terminology use करते हैं, that is teens. ठीक है. So age group between roughly 10 to 19 years, you will define this as to be an adolescent period, which is official definition by WHO also. ठीक है. तो 10 to 19 years का जो roughly period होता है उसको आप बोलते हो adolescent. Okay. Now why this adolescent is very very important with respect to nutritional requirements, because you will see a rapid development. इन्फेंसी के बाद थोड़ा सा जब चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड होते हैं, उसमें ग्रोथ डिफरेंट तरीके से एक्सेलरेट होती है, बट देन सडन एक्सेलरेशन यू विल सी इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप. अगर आपको अपने ईयर्स याद हो तो आपको ये भी याद होगा दैट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स अप टिल द एज ऑफ 9 एंड सो ईयर्स, बॉयज और गर्ल्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, because we knew that both of them, both the genders require equal amount of whatever nutrients, because they are growing equally. अभी उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से अलग नहीं हुई है. But with this pubertal or spurt coming up, right, उसके केस में क्या होता है, boys and girls tend to have different requirements for different nutrients. So you will see that at this particular age group there is rapid physical, mental and emotional development which takes place. And सबसे important चीज क्या होती है कि nutritional requirements ये particular phase में high हो जाती हैं, and there is also lot of hormonal changes actually you begin to see. Okay, you will see that boys tend to have muscle mass, right, and on the contrary girls tend to grow differently, because they will be starting with their menstruations and other things, right. So that is why we say that it is a storm of everything which is going inside your body. So it is related to emotions also, physical development also, and physical development in context of hormonal changes also, mood swings, right, peer pressure. So everything has been associated with this period of adolescence. Then या अब इसके बाद अगर आप ये देखोगे दैट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्यों बढ़ती हैं, तो सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि सबसे पहली जो आप एनर्जी रिक्वायरमेंट देखोगे, इट टेंड्स टू इंक्रीज, राइट, बट दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड गो इन hand with your physical activity. Nowadays when we say that most of the adolescent girls and boys are not physically active, they are on the electronic gadgets, या उनकी जो games होती हैं वो भी online होती हैं, right, it is not the outdoor sports which they are involved in. So जो all over energy की requirements होती है, yes वो बढ़ती है adolescent period में, because it is rapid transition which is taking place, but at the same time this needs to be supported with the daily activity also. Okay. Second important portion is your protein, right? So protein is a building block, and you require protein for building up these muscles, tissues, and etc. Okay, and with respect to protein and muscle and bone development, you also need to focus on calcium. Okay. Then in case of adolescent girls, it is anemia which is of iron, which is of utmost importance, because deficiency of iron in adolescent is again very very highly prevalent. तो जब हमने anemia की बात की थी तो हमने बोला था कि इसमें pregnant women, they are at a higher risk, even small school going children, but adolescent girls also have a very very high prevalence of anemia. So that is related to low intake of dietary sources of iron also, and also because some of the adolescent girls tend to have heavy bleeding also. So in terms of body losses also, they need to compensate for that iron ka intake. Okay. Then obviously the other important nutrients will be A, B, C, D, whatever, right, because obviously every nutrient is important and plays an important role. Okay. Now if I talk about that, what are the nutrition related problems which you will see in case of adolescent. So ये भी more or less same होते हैं, which are related to up and down of your nutritional requirements. ठीक है, या what type of nutrients you take in. Okay, ये इस वाले पार्ट में मैं बाद में आऊंगी. So these are the common problems. ठीक है, so again यहाँ पे भी you will be seeing that the most important thing is related to obesity. Okay, so
imbalance of energy intake obviously will result in being overweight and obese. And nowadays you see lot of adolescent girl, the even adolescent boys, तो adolescents में जो आपका overweight और obesity का burden है वो धीरे धीरे rapid urbanization की वजह से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, because earlier adolescent would have been a phase of physical इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, आप फिजिकली जाके खेलते हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो वो इशू नहीं होना चाहिए था। बट विद एडवांसमेंट इन योर रेपिडाइजेशन, ठीक है, आपकी जो टेक्निक्स हैं वो बदल गई हैं, आपका जो डाइटरी पैटर्न है वो बहुत ज्यादा बदल गया है। मोस्ट ऑफ अस नाउअडेज आर डिपेंडेंट ऑन प्री पैकेज्ड एंड पैकेज प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, सो दैट इज ऑल लीडिंग टू ऑल्टरेशन इन दी वेट एंड एनर्जी बैलेंस, which is resulting in adolescents being overweight and obesity. Okay, now having read lot about nutrition, कि obesity or being overweight is one of the most prominent risk factor to alter your metabolic function. तो ये metabolic function में क्या आता है, आप diabetes लगा लो, right? So everything is metabolically related, right? So अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल अलग आ रही है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाई आ रहा है, यू आर टेंडिंग टू बिकम हाइपरटेंशन. देयर वाज दिस स्टडी व्हिच नाउ क्लेम्स दैट इवन अमंग एडोलेसेंट्स द रेट्स ऑफ अनडायग्नोस्ड डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन इज ऑन राइज. They don't know it, but actually they have it, okay, and especially with respect to hypertension, okay, and some of them might also have problems related to your blood glucose, blood lipid parameters, okay. Then obviously agar but on the other hand, if these kids are involved in certain sports, okay, so in that case it is also very important that you cater to the total energy and protein requirements. If there is a badminton player, this child plays badminton on regular basis, yeah, he or she is a badminton player or a basketball player or a cricket player, तो उनके केस में उनकी जो requirements है वो obviously बहुत differ करेंगी, because in that case they are physically very very active, okay, so you need to counteract that. Then these are certain problems which are related to moreover cosmetic issues like acne and so on. So these are skin related problems, and usually you will see that they emerge in adolescent because of the hormones which are changing in your body, okay, and especially you will focus that in case of girls. और boys के केस में होता है आपका voice box भारी हो जाता है. You will see that in adolescence the voice of boys become heavier and deeper, okay, so that is all related to your physiological changes. Then they have word about alcohol and into the drug addiction, that includes your smoking also, so that is all related to the influence of media, okay. And secondly, जो इन्होंने ऊपर वाले पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन किया था, peer pressure plays a very important role in adolescent, ठीक है. आजकल में भी you will see that in the terms of this media, right, Insta and so आपका अगर मैं बोलूं कि इंस्टा है या बाकी सारे प्लेटफॉर्म है, पहले वो टिकटॉक था या जो भी था, सो विद ऑल दीज इन्फ्लुएंसेस कमिंग इन, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ डेली लाइव्स ऑफ एडोलेसेंट्स particularly, and in some way your nutritional requirements, your nutritional need, your dietary preferences are becoming or depending on these things, okay. Then diabetes is also one of the most common concerns that is related to being adolescent, ठीक है. लेकिन प्लीज रिमेंबर, आई विल टेक अप द डिटेल्स ऑफ डायबिटीज बिकॉज इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है. सो यू विल सी दैट डायबिटीज अमंग चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स इज नॉट वेरी वेरी कॉमन, राइट. आप देखते हो ना कि आप 40s के बाद 50s के बाद यू हैव पेशेंट्स हु हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, बट इफ यू कंपेयर अभी का डेटा विद द प्रीवियस वन, यू विल रियलाइज दैट स्लोली एंड स्टेडली दिस डायबिटीज का प्रेवलेंस अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट इज अगेन ऑन राइज, ओके. Now इसमें I'll come on to this part जो है ना इंसुलिन वाला part, I'll come on to that, okay. So because if there is a adolescent who turns out to be diabetic, so in that case it is mandatory in most of the cases that he or she needs to be given insulin, okay, and I'll explain you this after 5 minutes. Just let me complete this, okay. So these are the common concerns. अब इस यूनिट में जो एक चीज आई थिंक गिवन है या नहीं है, आई डोंट नो, इट इज रिलेटिंग टू ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है. So अगर इसमें नहीं भी है तो you should have a little word relating to eating disorders. So eating disorders is the type of restrictions you impose on yourself. आप eating disorders करके ना एक terminology लिख लो and you should actually read about that. That is really very interesting, which you will see commonly happening around you, right. So what are these eating disorders? This is that with respect to your body image, right, you restrict that, okay. So eating disorders का मतलब ये होता है that you have certain discrepancy or certain alterations with your eating pattern, okay. So eating disorders,
Eating disorders in adolescents again nowadays are becoming very prevalent because of the image they want to show up, right? So eating disorders are very very relevant in today's scenario, and these are serious disturbances in eating behavior, right? So it is actually an unhealthy relationship with food, and your body weight and the body perception, your body shape. Okay, so when it goes beyond certain limit, right? आपको अच्छा दिखना है, आपको फिट होना है अपने सोशल सर्कल में, बट यू व्हेन यू टर्न आउट टू बी वेरी ऑब्सेसिव अबाउट योर वेट और योर अपीयरेंस, राइट? तब in majority of the adolescent girls they can have problem with eating disorders, and nowadays we have definite scientific terminology related to eating disorders. Okay, and especially you will see that these body images, या बॉडी इमेज जो परसेप्शन है, वो बीइंग इनटू इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी actually is more worrisome in case of adolescent girls. How they should look, they should be slim, and boys के केस में भी होता है, because nowadays I remember जब वो एक फिल्म आई थी तो उसमें सिक्स पैक एब्स बहुत फेमस हुए थे, right? Then Kareena going size 0, right? So these are the impact of different influencers which influences you, how you perceive your body, or as a society what is expected out of you. So उस conflict में eating pattern gets disturbed, you get so much into it कि आप अपना जो eating behavior है उसको distort करके रख देते हो. So these are also certain issues which are psychological in nature. You are not overweight, you are not obese, but being an adolescent girl you are so much into this कि आपको अपना नॉर्मल वेट भी ज्यादा लगता है कि नो आई नीड टू रिड्यूस, आई नीड टू स्टिल स्लिम डाउन. तो जब आप उस टाइप के ऑब्सेशन पे आ जाते हो तब यू गेट इनटू दिस विशियस सर्कल ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स. तो जो बहुत कॉमन आजकल के टाइम में हम ईटिंग डिसऑर्डर्स देखते हैं, इट कैन बी वेरी एक्सट्रीम, जिसको हम बोलते हैं, एक होता है एनोरेक्सिया. ठीक है, इवन सम ऑफ द फेमस मॉडल्स ये भी एनोरेक्सिया के होते हैं, इनको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस होती है, दे आर सीवियरली एनोरेक्सिक जिसको बोलते हैं. तो एनोरेक्सिया क्या होता है? विद द फियर ऑफ गेनिंग वेट, वो ऑलरेडी थिन है, वो कोई ओवरवेट ओबीस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, दे माइट बी इवन इन नॉर्मल कैटेगरी, बट स्टिल दे वांट टू लूज बिकॉज दे हैव दिस कांस्टेंट फियर ऑफ गेनिंग वेट. ओके, तो इसमें क्या होता है, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए दे विल गो इनटू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनीथिंग, long hours of gym or working out, right? So that मैं gain ना करूँ तो मैं excessive workout कर रही हूँ so that my calories can be burned. Okay, or what happens is over the period of time they might eat very very little, just very very little in terms of portion sizes, or in some cases they can even skip the huge meals, क्योंकि वो फियर ऑफ एक अगर ये लोग इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि अगर ये कहीं जाके एक चम्मच भी एक्स्ट्रा खा लेंगे ना तो साइकोलॉजी दे हैव सो मच इन देयर हेड्स कि इनको लगता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया, सो दे आर इन द फीलिंग ऑफ दैट गिल्ट. सो एनोरेक्सिया इज वन ऑफ द ईटिंग पैटर्न, आई जस्ट टाइप इन, ठीक है, जहाँ पे यू विल सी दैट इट इज very very severe restriction of dietary intake. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ गेनिंग वेट दे विल कंप्लीटली स्टॉप देयर मील्स. सो वो मेजर मील्स को स्टॉप करेंगे, वो पोर्शन साइजेस को स्टॉप करेंगे, दे विल बी गोइंग इनटू एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजिंग सो दैट दे कैन बर्न आउट कैलोरीज. बट येस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली दिस इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी. ठीक है, इनको खिलाना साइकोलॉजिकली इतना टफ हो जाता है कि अगर एक एनोरेक्सिक गर्ल कम्स फॉर द काउंसलिंग टू you will not be able to feed this child, because उसको इतना डर होता है वेट गेन का कि इनको वापस नॉर्मल पे लाना भी requires lot of psychological support also. Okay, and the other type of eating disorder which you will come across is bulimia, bulimia. अब bulimia में क्या होता है, they are not able to control their hunger, भूख तो लग रही है, ठीक है, पर वो गिल्ट भी है कि मैंने खा लिया. ठीक है, सो अगेन इस केस में क्या होगा, वो गिल्ट, खाना और ना खाना रिजल्ट्स इन व्हाट, कि मैं एक्स्ट्रा क्वांटिटीज ऑफ, पहले तो वो बिंज कर लेती हूँ, देयर इज चॉकलेट इन फ्रंट ऑफ मी, देयर इज माय फेवरेट डेजर्ट, आई कैन नॉट कंट्रोल इट, राइट? सो आई हैव ईटन दैट. अब उसके बाद मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैंने ये क्यों खाया, व्हाई हैव आई टेकन दिस, अब ये क्या हो जाएगा. तो उसके केस में क्या होता है, दे एक्चुअली पर्च दैट आउट, वॉमिट दैट आउट. ठीक है, और वो वॉमिटिंग नेचुरल नहीं होती है. ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है, दे विल इंड्यूस दैट वॉमिटिंग बाय पुटिंग हैंड और बाय पुटिंग एनीथिंग सो दैट दे वॉमिट आउट नाउ व्हाटएवर हैज बीन ईटन, ताकि वो कैलोरीज ना लग जाए उनको. ठीक है, और दे कैन यूज लैक्सेटिव्स, ताकि जो भी उन्होंने खाया दे कैन एक्सक्रीट आउट ऑफ योर बॉडी. सो दीज आर लाइक एक्सट्रीम केसेस, बट येस नाउ अ डेज दे आर
they are being seen in these adolescent kids because of societal pressures, because of how they, you know, perceive their body images, how they look up into their influencers and so on. ठीक है, तो इसमें एक चीज ये मिसिंग थी which I wanted to do. So just as a nutrition this thing, you should at least have a little, you know, knowledge about what these eating disorders are. So eating disorders are related to your adolescence, and basically that is as a result of emotional issues. The child or adolescent, you know, boy or a girl, can be into depression, stress, anxiety, okay, or you know, he or she may be in a low self esteem, you know, thinking low about yourself in comparison to others. And obviously the body image pressure which comes from social media, you know, girls need to be slim, boys ko masculine hona chahiye, unka, you know, body bani honi chahiye with respect to muscles and other things. So in certain cases it can take a psychological disorder also, okay. So this was with respect to your adolescence. So anything which I need to repeat or redo it? Because this was Spelling very of the word. हाँ जी, Spelling of the word Velomia. ये मैंने लिख दिया है, ठीक है. So bulimia and anorexia, two type of eating disorders which we now commonly see. Is it clear? Can I move ahead? I need to do one simple this thing with you regarding diabetes. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. अब देखो आपकी, अब वही बात है ना, बुक में देयर इज दिस लाइन गिवन कि अगर एडोलेसेंस में डायबिटीज डायग्नोस होता है, देन यू नीड टू गिव इंसुलिन, राइट. अब इसके पीछे की थ्योरी ऑब्वियसली आई नीड टू एक्सप्लेन. सो सी व्हाट हैपेंस इज, डायबिटीज इज रेज ब्लड शुगर लेवल्स अंडर, ये तो सबको पता है, ठीक है. जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, आप उस कंडीशन को क्या बोलते हो, डायबिटीज, राइट. अब डायबिटीज इज ऑफ टू टाइप्स, यू हैव टाइप 1, ठीक है, एंड टाइप 2. though this is not again very much part of your core syllabus, but now because they have given a word about insulin, so I want to just clarify that, right. तो जो डायबिटीज होती है वो दो टाइप्स की होती है, यू हैव टाइप 1 एंड टाइप 2, और एक और भी होती है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जो जब हमने प्रेगनेंसी वाला चैप्टर किया था तब आई हैड एक्सप्लेन, you know, अगर for the first time after conceiving you are being diagnosed having abnormal blood glucose level, high blood glucose level, in that case you say that this is gestational diabetes, okay, because conceive करने से पहले the women were you know completely fine, उनको blood glucose का या diabetes का कोई issue नहीं था. So the other two types are what, type 1 and type 2. Type 1 type of diabetes is the diabetes which you see among adolescent and children. You know, जो young adults में diabetes diagnose करते हो वो कौन सी होती है, टाइप 1. और जो एज रिलेटेड डायबिटीज होती है, जो हम बोलते हैं ना कि भाई अब 50s के हो गए, अब 60s के हो गए, अब तो होनी है, राइट. सो विद दैट चेंजेस इन द एज, राइट, आपके फिजिकल एक्टिविटी में, ईटिंग पैटर्न में, या यू नो समथिंग इनसाइड बॉडी व्हिच इज चेंजिंग, सो दैट एज रिलेटेड डायबिटीज इज टाइप 2, ठीक है. अब टाइप 1 और टाइप 2 में ये डिफरेंस होता है. टाइप 1 इज नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है. टाइप 1 को क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. समझ में आ रही है बात. टाइप 1 कौन सी है, इंसुलिन डिपेंडेंट, और टाइप 2 कौन सी है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. इंसुलिन सबको समझ में आता है क्या होता है, व्हाट इज इंसुलिन, हार्मोन. हाँ, और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी में, It brings down your blood glucose level to normal level. या सो बेसिकली इट मैनेजेस योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है. तो इसका काम ये होता है कि जब भी शुगर हाई जा रही है, इट विल काउंटरैक्ट एंड इट विल ट्राई टू रिड्यूस दैट. नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस इंसुलिन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय योर पैनक्रियाज, योर ब्लड शुगर लेवल्स विल गो हेवायर, ठीक है, बिकॉज जिसने ये काम करना है उसके साथ ही कुछ गड़बड़ हो रखी है, ठीक है. सो नाउ यू नो व्हाट हैपेंस इज, टाइप 1 एंड टाइप 2 को इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया है. इंसुलिन डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर, यू नो, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन व्हिच इज टेकिंग प्लेस, ठीक है. एक तो होता है कि है ही नहीं है, और एक होता है कि है but there is some problem, you know, because of it is not being able to work efficiently. तो ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा, बन रहा है, but due to some issues, you know, this insulin is not able to perform that work, right. और एक केस होती है कि भाई मेरे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, तो ये जो इंसुलिन डिपेंडेंसी होती है, it comes from that, right. So in type 1 diabetes, you know,
you do not produce insulin at all, आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, राइट? एंड दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इट कैन अकर एट एनी एज, यू नो, हो सकता है कि बाद में किसी को पैनक्रियाज का कैंसर था, पैनक्रियाज के साथ कुछ इशू था, तो यू नो कुछ पोर्शन गेट्स रिमूव्ड एंड दैट एक्चुअली कैन रिजल्ट इन यू नो इंसुलिन का ना प्रोड्यूस होना, ओके? सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट इन children and adolescent, if they are getting diagnosed with you know diabetes, that in 99% of cases will be insulin dependent. तो इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों हुआ? कि इनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है. यू हैव टू गिव एक्सोजेनस इंसुलिन. एक्सोजेनस मतलब बाहर से हम कहते हैं ना, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, वो इंसुलिन का शॉट लेता है, बिकॉज आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट यू नो एक्सटर्नल सोर्स टू मैनेज माई ब्लड ग्लूकोज लेवल. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस में क्या होता है कि यू नो विद योर लाइफस्टाइल, राइट? सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि आप भी लाइफस्टाइल पे फोकस करो. सो यू नो योर इंसुलिन इज नॉट वर्किंग वेल, इट इज देयर but it is not working well. So in that case what happens is you can manage that with diet, exercise. अगर ये दोनों चीजें भी काम नहीं करती है, then you go in for you know diabetes. जो लोग ये कहते हैं ना हम डायबिटीज की गोली खाते हैं, right? So that are all your oral hypoglycemic drugs, right? But आप उसमें इंसुलिन शॉट नहीं देते हो. इंसुलिन शॉट देने की जरूरत एडल्ट एज में तब पड़ती है जैसे यू नो खाली मेडिकेशन से भी मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल अब कंट्रोल नहीं हो रहा, right? या maybe in certain complicated pregnancy when I'm not able to manage the blood glucose level and it is hampering the growth of the child, okay? या जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसा इशू हो गया है कि अब इंसुलिन का प्रोडक्शन ही कम हो गया है, या there is some you know problem related to pancreas and so on. तभी उन्होंने एडोलेसेंट में बोला है that in case of adolescent who are being diagnosed with diabetes they have to be insulin dependent. Is this clear now? Ma'am, what are the reasons for kids getting this? Because उनकी बॉडी में by default insulin is not forming. Not any other external factor. It is by yeah. So by default बॉडी में. हाँ जी. सॉरी मैम, आपने जो बताया ना कि टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, हाँ. मतलब जो एडोलेंसेंस होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको ज्यादातर होता है, वैसा है. तो उसमें क्या है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है उसमें. मैंने वही बोला ना कि देयर इज सम प्रॉब्लम जिसकी वजह से इंसुलिन इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन देयर बॉडी. ओके ओके. इट इज एन ऑटो इम्यून चक्कर ना. हाँ. ठीक है. तो वो बॉडी के इनसाइड इज देयर इज समथिंग जिसकी वजह से इट इज नॉट गेटिंग प्रोड्यूस्ड. अब वो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है. हाँ. ठीक है. तो आपको वो लेना ही पड़ेगा. अच्छा, अडल्ट के केस में ये होता है कि पहले ऐसा नहीं एकदम से बंद हो जाएगा ना. आप ओबीज हो, आप ओवरवेट हो, आपको इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हुई, आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आपका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, तभी डॉक्टर्स बोलते हैं ना यू नो लाइफ साइकिल मॉडिफिकेशन लेकर आओ, सेट पे जाओ, योगा करो, सो दैट यू कैन स्टिल मैनेज दैट. फिर उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे बोला जाता है कि भाई डाइट और एक्सरसाइज हो गया, अब नाउ तो आई हैव टू पुट यू ऑन मेडिकेशन. तो कुछ ऐसे एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें मेडिकेशन आल्सो डज नॉट वर्क. ठीक है. तो वो फिर अडल्ट के केसेस में होता है कि समटाइम्स यू हैव टू पुट ऑन इंसुलिन शॉट. अब वो हो सकता है कि थोड़ी कम ड्यूरेशन के लिए हो, जैसे अब प्रेगनेंसी का पीरियड है और जेस्टेशनल डायबिटिक हूँ, अब मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो उससे भी मैनेज नहीं हो रहा, या आई नीड टू गो इन फॉर ओटी. ठीक है. तो उसके केस में कभी कभार हो सकता है कि अडल्ट्स को भी यू डू गिव इंसुलिन शॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट ये ऐसे एडोलेसेंट और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के केस में 99% ऑफ द यू नो पॉपुलेशन हु इज बीइंग यू नो डायग्नोस्ड विद डायबिटीज हैव टू बी इंसुलिन डिपेंडेंट. ओके. तो वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है कि उनको फिर मतलब इट डिपेंड्स. डायबिटिक वो तो उनको तो लंबे समय के लिए देना पड़ता है, उनको फिर ट्रेन किया जाता है बच्चों को. अच्छा. ओके. देखो इंसुलिन के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है ना, दे आर डिफरेंट टाइप. कुछ होता है जो आप खाने से पहले लेते हो, ये कॉमनली भी आप देखते होंगे. कुछ होता है आप खाने के बाद लेते हो. ठीक है. सो विद एडोलेसेंट दिस इज अ वेरी बिग मसला. अब वो बच्चा है, एडोलेसेंट भी तो बच्चा ही है ना, 19 इयर्स इज नॉट अ वेरी यू नो वेरी. तो अब उसको उनको ट्रेन करना पड़ता है कि भाई अगर इंसुलिन ले लिया है, अगर आप वो वाला ले रहे हो, हैव योर फूड. अगर आप खाना खाना भूल गए या आप खेलने चले गए या यू नो तो वो तो फिर एक्ट करना शुरू कर देगा ना, एंड यू कैन गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्ररी आपने खाना खा लिया और आप इंसुलिन लेना भूल गए हो, तो यू कैन गो इनटू हाइपरग्लाइसीमिया. ओके. ठीक है. सो इंसुलिन थिंग इट नीड्स टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन. हाँ जी. Okay. Is there an age factor that insulin का प्रोडक्शन कोई एज में होता है क्या? यूजुअली देखो आजकल हम ये बोलते हैं ना 40-45 के बाद इसलिए होना लग गया है क्योंकि हमारा डाइटरी पैटर्न और हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत पुअर है. सो वी आर गेटिंग इनटू दिस थिंग ऑफ इंसुलिन इनसेंसिटिविटी. हमारे जो सेल्स हैं दे आर बिकमिंग इंसुलिन इनसेंसिटिव. ओके. सो उसका रीजन सबसे बड़ा तो ये होता है कि आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो.
ठीक है, या आपका डाइटरी इंटेक ऑफ फैट, प्रोसेस्ड फूड एंड अदर थिंग्स बहुत ज्यादा हाई है, विच इज इम्पैक्टिंग ऑल दिस। तो ऐसा इसका जब आप यू नो यू हैव अ लिटिल, जैसे हम एक को बोलते हैं प्री डायबिटिक होना और एक होता है डायबिटीज हो जाना, ठीक है। तो जब आप वो प्री डायबिटीज में आते हो ना, 100 से थोड़ा सा ऊपर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जा रहा है, तब भी आपको बोल दिया जाता है आप लाइफस्टाइल और अपनी डाइट पे कंट्रोल करो। अगर आप उसको भी पार कर जाते हो, देन ऑब्वियसली योर ब्लड ग्लूकोज लेवल विल इंक्रीज, बिकॉज यू नो दिस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट योर किडनीज, योर हार्ट एंड योर अदर ऑर्गन्स। इनफैक्ट यू नो 80% ऑफ द केसेस जो किडनी के आते हैं, उनके ऊपर ये लिखा होता है कि भाई उनको 20 साल से, 15 साल से या 10 साल से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ठीक है। सो दिस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टार्ट्स टू you know alter, or it you know starts to hamper your other body functions also, so it has a negative impact on everything else. ओके, सो डू वी हैव एनी मतलब सिम्टम्स होते हैं बच्चों के, जो आप बोल रहे हो ना, जो टाइप 1 डायबिटीज? डायबिटीज के होते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, ब्लड ग्लूकोज चेक कराओगे तो वो ज्यादा आएगा। ओके, तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया, तो हो सकता है कि कभी हाइपोग्लाइसीमिया के कारण बच्चा बेहोश हो गया है। हम बोलते हैं ना शुगर लेवल तो कम नहीं है, नॉर्मली भी तो हम ये बोलते हैं ना। हाँ, राइट, ओके, या ओके, थैंक यू। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? So this was your CFN3, CFN2 from my side. अब और किसी को कुछ डिस्कस करना है, so you're most welcome. सबको सब समझ में आ रहा है? मैम एक डाउट था मुझे, ये एक चैप्टर है, मैं थोड़ा ढूंढ रही हूँ अभी उसको, कहाँ गया? बताओ, we can come nearby to that. हाँ, या तो उसमें पूरा टेबल दिया था और उसमें वो EAR और RDA उसके बारे में उन्होंने लिखा था इन द टेबल। 3 में ही होगा शायद, 3 में ही है। और अब यूनिट 3 है 2.5A एंड 2.5B। हाँ, क्या है उसमें बताओ? वही है, RDA और EAR का समरी है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? ER and RDA, समरी ऑफ RDA एंड समरी ऑफ EAR, दो टेबल है, आपको थोड़ा सा ब्रीफ करोगे वापस से? व्हाट इज द पेज नंबर प्लीज? पेज नंबर 24 and 25. this is unit 2. Yes, just give me a second. 2.5 पेज का बोला? 20, 24 and 25। टेबल के ऊपर जो गिवन है, सेक्शन बताओ। 2.7, 2.5 changes in RDA with age and activity. मैं शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताओ कौन सा वाला कर रहे हो। Ma'am, is it possible that because of medicines or vaccinations, this insulin, I mean in adolescents, can occur? So there is no scientific basis on that. जैसे अभी कोविड की वैक्सीन से भी we have so much of issues coming up. Yeah. But there is nothing which has been documented or scientifically proven कि इसकी वजह से ही हो सकता है। Okay. ठीक है, आप कौन सा सेक्शन कह रहे हो? I'm just scrolling up and down, so just let me know. Summary of RDA and ERA. Yes ma'am, यही है, ऊपर गया। ये टेबल्स आप कह रहे हो? हाँ, अच्छा, this is table. I thought ये written में given है। No, table. So basically these are ER and RDA के दो tables हैं, ठीक है। ER refers to your minimum requirement, right? Minimum requirement मतलब अगर आप इससे कम खाओगे, then you will be in problem, because these are the minimum requirement for these particular nutrients in my body, and these have been evolved by having different studies, researches and everything. तो ये जो numbers आए हैं आपके पास, ये ऐसे ही नहीं आए हैं, this is like extensive research जिसके बाद ये numbers आए हैं, ठीक है। So that is why we say that you have two sets of table, you have ER table and you have RDA.
ये आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एज आई स्टेटेड, बट इस मिनिमम रिक्वायरमेंट में अगर आप कुछ सेफ्टी मार्जिन, कुछ कुशन फैक्टर ऐड कर देते हो, या यू कैन अंडरस्टैंड कि सेफ्टी के लिए आपने कुछ उसमें मार्जिन ऐड कर दिया है, that becomes RDA. So RDA is recommended dietary allowances. So when I talk about EAR is the actually 50% of your population की requirement. तो अगर मैं बोलती हूँ कि अडल्ट मैन को प्रोटीन 40 समथिंग चाहिए, सो दैट मीन्स 50% ऑफ अडल्ट मैन इन आवर कंट्री विल हैव रिक्वायरमेंट्स नियर टू दिस 40, राइट? पर अगर इस 40 में मैंने सेफ्टी मार्जिन ऐड कर दिया, जैसे कि यू नो द बायो अवेलेबिलिटी, द सोर्सेज, कितने लॉसेस होंगे, कितना क्या होगा, उसके बाद जो नंबर आया दैट बिकम्स योर RDA. तो मे बी RDA आया 53. So always you will see that your ER values are lower than your RDA values, because ER values are the minimum, right? And RDA are what? ER plus the safety margin. ठीक है, जैसे आयरन के केस में हो सकता है कि जो ER है वो 16 है, जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं इसी केस में विमेन का RDA जाके देखूंगी तो वो मे बी 22 या 23 हो गया. क्यों? बिकॉज उसके अंदर आई हैव एडेड अदर यू नो सेफ्टी मार्जिन का components also, like the bioavailability of iron I'm taking into account, कितने losses होते हैं, तो वो सब ऐड करने के बाद वो RDA हो जाता है. When we talk about studies at you know national level या population level, you always refer to EAR, right? RDA आप रेफर करते हो जब आपने कुछ इंडिविजुअल केसेस देखने हो, या यू नो इन सम सोर्सेज जहाँ पे आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव कुछ अलग होता है. So this is your ER and RDA. Energy के केस में you only have ER and not RDA, because you know energy के केस में it is not very wise decision to increase that, because now we know कि you know basic requirements में जब आप कुछ बढ़ाते हो तब आपका RDA आता है, तो बाकी nutrients के लिए it is fine, but energy के केस में जो मेरी minimum requirement है, that means my energy expenditure, उसमें अगर आप कुछ additional add करके दोगे population को over a period of time, that means you are making them consume more calories than it is required, and this can actually result in being overweight and obese. तभी you will see कि RDA table में you don't have any column for energy. Energy का हमेशा ER होता है, बाकी सबके लिए you will see both ER also and RDAs also. Is this fine now? Yes ma'am, thank you. और कोई specific question है तो you can ask. Yes. ER RDA में कोई और specific question है तो you can ask me. So is this fine? Anything else? हाँ, ये जो है ना पेज नंबर 163, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ एडल्ट्स 13.2. हाँ, उसमें एक टेबल है 13.1 बैलेंस डाइट फॉर सिडेंटरी मैन विद न्यूट्रिएंट कंटेंट वैल्यूज. उसमें उन्होंने EAR और RDA के दो कॉलम्स दिए हैं. हाँ. तो वो थोड़ा सा क्लियर करना था आपसे. आप हाँ बताओ मेरे पे, because ना I don't have all the units now. 13.1 है वो टेबल. तो उसमें क्या गिवन है आप मुझे बता दो, I'll just discuss that. हाँ, उसमें अभी फॉर एग्जांपल है फूड कंपोजिशन फॉर अ सेडेंटरी मैन इज 275 ग्राम अमाउंट पर डे, फिर पल्सेस 80 ग्राम, और फिर आगे के इसमें लिखा है न्यूट्रिएंट, वेजिटेरियन डाइट, नॉन वेजिटेरियन डाइट, EAR एंड RDA. किया ना कि आपका जो वो ER RDA है उसको हाँ. कंप्लीट करने के लिए आपको कितने अमाउंट में कौन सा फूड ग्रुप खाना है, ठीक है, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में है. जैसे अगर आप मेन की ही बात कर रहे हो, राइट, तो सेडेंटरी मैन के लिए कैलोरी देखो कितनी गिवन है. सेडेंटरी मैन के लिए कैलोरी है 2110. 2110. अभी 2110 में कहाँ से खाऊंगी, जो फूड ग्रुप्स है उसी से ही आएगा ना. ऑन एक्सट्रीम राइट यू विल सी दैट देयर इज यू नो फूड ग्रुप्स व्हिच आर गिवन, जैसे सीरियल्स में 270 है शायद, राइट, GLBs में 100 होगा, है ना. तो मतलब if you want to have this average amount of calories for a vegetarian and then non-veg का भी given होगा, ठीक है, then you need to consume this much amount of food groups. Okay, this much amount of food groups. This much amount of, so this is an average intake of food groups that needs to be consumed if you have to have this much of kilocalories. Okay, minimum इतना होना ही चाहिए. EAR means इतना minimum तो होना ही चाहिए. नहीं, उसमें प्रोटीन 43 ग्राम्स लिखा है. See, ER is always for healthy population. तो अभी 2110 अगर है तो मैं ये वो अडल्ट मैन की बात कर रही हूँ जो हेल्दी है, जिसका वेट है वो 65 kg है. अगर मैं यू नो सेडेंटरी वुमेन की बात कर रही हूँ तो वो हेल्दी है, because you know 8 hours of sleep, working, whatever, and she has a normal BMI and her weight is 55.
हाँ इफ यू कम अक्रॉस अ वुमन हु इज 80, तो या उसके केस में अब आप उसको ये कैलोरीज नहीं दोगे, ओके ठीक है। या अगर उसका वेट मान लो 40 है, तो हाँ कहीं पे भी जो नॉर्मल से डिविएशन है, तब आपके ईआर को यू हैव टू मॉडिफाई, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस डू। जैसे यहाँ पे कहीं पे गिवन होगा कि फैट का इंटेक 20 ग्राम्स होना चाहिए, विजिबल फैट का, बट इफ अ पेशेंट कम्स टू यू विद हार्ट प्रॉब्लम और अ लिवर, तब तो आप ये नहीं दोगे ना, बराबर, ठीक है। तो ये नॉर्मल, दिस इज फॉर हेल्दी पॉपुलेशन, ये फॉर जो हेल्दी पॉपुलेशन। अब इसमें जो ऊपर करना है नीचे करना है, दैट विल बी इंटेंसिव वर्क व्हिच यू विल लर्न लेटर ऑन, ओके फाइन को कम कैसे करते हैं, कैलोरीज को ज्यादा कैसे करना है, सो ठीक दैट है इज ओके। अब जैसे अगर ओके किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसको हाँ मैं उतना प्रोटीन नहीं दे सकती जितना मैं ईआर में दे रही हूँ ना, बिकॉज ऑलरेडी द किडनीज आर बीइंग कॉम्पनसेटेड। बराबर तो उसके केस में हो सकता है कि मुझे नॉर्मल से कम करना पड़े। ओके अच्छा लेकिन अगर किसी को अनीमिया है, तो उसके केस में तो मेरे को ये ईआर से ज्यादा देना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके बेसिस पे तो उसको ऑलरेडी अनीमिया है, so I might need राइट to increase. So this ER and RDAs is for healthy population. Whenever there is any deviation, you need to make changes in these. ओके फाइन Okay, so that you learn in another course, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि कैसे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो with respect to different diseases. अब जैसे अभी हमने डायबिटीज की बात की, हाँ इसमें हो सकता है कि वो बंदा ओवरवेट या ओबीज है, तब आप उसको इतनी कैलोरीज नहीं दोगे, ठीक है। You might need to decrease that डिक्रीज व्हाट calories, all over calories, कैलोरीज या right? या ट्रू ओके ओके थैंक यू Yeah. Okay. Anything else? एक्सक्यूज मी मैम, जी। जब हम एक डाइट फॉर्मुलेट करते हैं फॉर समबडी और वी काइंड ऑफ डिक्रीज देयर फूड प्रोपोर्शन कंसिडरिंग देयर वेट और समथिंग, तो देन उनको वो नहीं लगता, वो फीलिंग ऑफ फुलनेस की खाया हुआ है, एंड देन साइकोलॉजिकली दे माइट एंड अप ईटिंग मोर और समथिंग। तो तभी तो भी से ना दैट इट हैज टू बी इंटेलिजेंटली प्लान। देखो अल्टीमेटली वो बंदे को खाने से प्यार है, वो खाता है, तभी वो ओवरवेट एंड ओबीज है ना। कैलोरी कंजम्पशन तो ज्यादा है उसका, एंड समटाइम इट इज आल्सो द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फूड। अब किसी को भूख लग रही है, पैकेट खोल के चिप्स का खा लिया, ठीक है, तो आपको साइकोलॉजिकली भी उसको सपोर्ट करना होता है दैट यू आर कंज्यूमिंग दिस चिप्स, तो उससे बेटर ये है कि आप कुछ मिलेट बेस्ड खा लो, राइट, या हैव हैंडफुल ऑफ नट्स एंड एवरीथिंग व्हिच कैन suppress your appetite also, and it is healthy option also, but overnight changes don't happen, ठीक है। it is throughout you also have to work with your subjects। तो आप धीरे धीरे, तभी हम बोलते हैं कि जब भी आप किसी की डाइट में चेंजेस कर रहे हो, मेजर मील्स में या उसके डाइट प्लान को बिल्कुल अपसाइड डाउन मत कर दो कि कल से ये बंद ये बंद ये बंद, ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा, कंप्लायंस बहुत कम होता है। सो स्लोली एंड स्टेडली टेल देम टू स्वैप चॉइसेस, ठीक है। आई एम अ पर्सन जिसको, मेरे को प्यास लगती है तो भाई मैं तो कोक पी लेती हूँ, ठीक है, तो आप उनको ऑप्शन दे दो कि सी कोक विल हैव दिस मच ऑफ शुगर, so it is better that you go in for lemonade or coconut water or anything else, so it will take time, but अगर आप वो चेंज slowly and steadily लेकर आते हो, it will become a lifestyle habit for them। फोर्सफुली करोगे, एकदम से सब कुछ चेंज करोगे, कुछ टाइम तक वो चलता रहेगा, बट उसके बाद इट वोंट बी पॉसिबल। थैंक यू। जैसे कॉमन चीज बताती हूँ, अब एक बंदा बोलता है कि मैं चाय पीती हूँ, तुमने क्यों इसके पीछे पड़ना है कि तुम मत पियो, right? You can also modify that na, so you can ask them to see you can have, right, but it is better not to have with your major meal plans। तो लंच और डिनर के साथ अवॉइड करो, थोड़ा 1-1.5 घंटे का गैप लो, तब आप ले सकते हो, एंड इट इज बेटर दैट आप शुगर थोड़ी थोड़ी कम कर दो, या अगर शी सेज दैट नो आई एम इन हैबिट ऑफ हैविंग दिस 1 फुल कप ऑफ टी, आस्क हर कि 3/4 तक रिड्यूस कर लो। अब तुम उसके पीछे पड़ जाओगे कि बिल्कुल नहीं पीनी है, तो पता है वो साइकोलॉजिकली भी ना एक बंदा नेगेटिव स्टेट में चला जाता है कि मेरा सब कुछ बंद होने जा रहा है, आप समझ रहे हो, बिकॉज everything is being restricted, so it is better that slowly and steadily you swap the choices, you give them option, और धीरे धीरे करके वो चीज को इम्प्रोवाइज करो किसी की भी लाइफ में। जैसे आपने आजकल मल्टीग्रेन का ऑप्शन सुना है, मल्टीग्रेन फ्लावर्स आते हैं ना, तो इफ आई एम अ पर्सन हु डू नॉट कंज्यूम दैट, आप मेरे को कल से बोलो कि नहीं बिकॉज ऑफ दिस फाइबर इशू एंड एवरीथिंग हैव अ रोटी ऑफ रागी और ज्वार, नहीं हो सकता कंप्लाइंस, मैं 1 दिन करूंगी 2 दिन करूंगी फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो इट इज बेटर यू कैन सी कि जो भी आपका आटा है उसमें मिक्स अ लिटिल प्रोपोर्शन ऑफ दैट, फिर धीरे धीरे करके एक चीज का प्रोपोर्शन कम करते जाओ, एक का ज्यादा करते जाओ, एंड यू विल बी इन हैबिट ऑफ दैट, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली हाउ प्रैक्टिकल थिंग्स कम। मैम हाँ जी मैम, बट दे से दैट पॉजिटिव मिलेट को अगर नेगेटिव ग्रेन्स में मिक्स करते हैं तो वो भी बेकार हो जाता है।
आई मीन ज्वार का बेनिफिट भी? अभी तक हम व्हीट फ्लावर ही खा रहे थे और सब ठीक था, ठीक है। The only thing with millets is that yes, they are our crops and basically millets are being promoted with respect to sustainability also, ठीक है। जो हम कहते हैं ना हमारा एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, पानी की जरूरत पड़ती है, ये होता है। तो मिलेट्स में मैक्सिमम क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको रख रखाव की या पानी की जरूरत नहीं होती है। अब ऐसे अगर रागी की बात करूं, आपने उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखा है? I have to see other options also, ना, they are good, but you have to go into the details कि कौन सा मिलेट किस चीज में जरूरी भी होता है। Just by blindly following कि बस मिलेट है तो मैं खा रही हूँ और वो हेल्दी है, ऐसा नहीं होता है। राइट। नेगेटिव कुछ नहीं होता। पहले तो वो बंदा प्योर व्हीट फ्लावर खा रहा था ना। नहीं मैम, मिक्सिंग की बात कर रही हूँ, मिक्सिंग से प्रॉब्लम है बिकॉज 2 or 3 things should not be mixed. That's what I'm asking. आटा आते हैं, जितने भी मल्टीफ्लावर आटा आते हैं वो क्या है? वो मिक्स ऑफ बाजरा, ज्वार और ये सब होता है ना। Is that good? Like, is that okay to have? It is equivalent, yeah. It has nothing to do with it. Okay. ठीक है। Okay. Anything else? Once obesity comes, can we control? Yes. अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे करते हो तो इट इज वेरी इजी टू मैनेज। बहुत ज्यादा ओबीज हो गए हो तो फिर उसके बाद करना इसलिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन टू चेंज हैबिट्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और डाइटरी इनटेक ओवरनाइट। तो ऑब्वियसली ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, और कुछ? That's it. Okay, so bye everyone, and your CF in 3 classes will start in. All the best for your exams. Do well. पढ़ के जाना। Thank you. ठीक है। And all Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye. And one question. Yeah. Like I plan to give exam in December. If there is any particular question comes, I is it don't know. possible? No. How do I know कि क्या question आ रहा है? No. If there is a question in my mind when I'm going to do the real study, but later on, not in these 2-3 months, is it possible to contact? No. How you will be contacting me because ये तो अभी contact classes खत्म हो गई है ना। Okay. Thank you. Okay. Okay जी, all the best everyone. Take care and give your Thank you. exams well. Thank you, ma'am. Okay. Bye bye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.